प्रणाम। आज के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूटी और लिमिट्स के बारे में देखेंगे। कंटिन्यूटी तो सीख लिया हम लोगों ने, लिमिट का नेक्स्ट वाला पोर्शन अलजेब्रा ऑफ लिमिट सीखते हैं। ठीक है, वेलकम टू एक्साडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार, हम आपको पढ़ा रहे हैं कैलकुलस। ओके, समझ गए? ये स्टेटमेंट तो याद ही हो गया होगा। अगला देखो, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स ऑफ अ फंक्शंस। बहुत सिंपल है। लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी टू फंक्शंस। मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शंस हैं हमारे, डिफाइंड इन सम नेबरहुड ऑफ ए सच दैट लिमिट एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल टू एल एंड लिमिट जी ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल टू एम। ये वाला जो लिमिट है, जब x a को अप्रोच कर रहा है तो l मिल रहा है उसकी लिमिट की वैल्यू, और लिमिट g ऑफ x जब x की वैल्यू a अप्रोच कर रही है तो m मिल रहा है। दो अलग अलग वैल्यूज लिमिट की हैं। अब उसका हम अलजेब्रा कर रहे हैं। अलजेब्रा मतलब आपको पता है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। पहला देखिए, लिमिट f ऑफ f प्लस जी x व्हेन x टेंड्स टू a, मतलब ऐड कर रहे हो ना तो लिमिट्स भी ऐड हो जाते हैं। फंक्शंस को आप ऐड कर रहे हो तो लिमिट भी ऐड हो जाता है। फंक्शंस को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो लिमिट भी सब्ट्रैक्ट हो जाता है। फंक्शंस को जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो लिमिट्स भी मल्टीप्लाई हो जाता है। फंक्शन के साथ की कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो लिमिट के साथ वही कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। फंक्शन को जब आप डिवाइड कर रहे हो तो लिमिट भी क्या हो रहा है? डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, प्रोवाइडेड कि जो g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0 और जो आपका m है दिस इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। व्हाई? बिकॉज दिस इज गोइंग टू मेक योर थिंग वेरी इनवैलिड। 0 हो गया डिनोमिनेटर, मतलब दुनिया खत्म, तो पॉसिबल नहीं। सो दीज रिजल्ट्स कैन बी एक्सटेंडेड टू द केस ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस। तो यहां पे हालांकि हम लोगों ने दो फंक्शंस लेकर के दिखाया है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा सिर्फ दो फंक्शंस के लिए हो। हजारों फंक्शंस का आप एडिशन कर रहे हो तो हर फंक्शन का कोरस्पॉन्डिंग 1000 लिमिट्स जो हैं वो सब के सब आपके ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, इस तरह से। ठीक है, तो यू कैन एक्सटेंड दिस रिजल्ट टू एनी नंबर ऑफ ऑपरेशंस और एनी नंबर ऑफ फंक्शंस। कुछ रिमार्क की बात है। द क्वेश्चन ऑफ लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू सी डज नॉट टेक एनी नोट ऑफ द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स for x is equal to c. The function may not be even defined for x is equal to c. बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली हम लोग का माइंड में क्या रहता है ना कि लिमिट निकालना है, लिमिट f of x as x tends to a, तो एक काम करो फंक्शन में उसकी वैल्यू डाल दो। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो फंक्शन पे जिस पॉइंट पे आप लिमिट निकालने की कोशिश कर रहे हो उस पर्टिकुलर पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग आपका फंक्शन ही डिफाइंड ना हो भी सकता है ऐसा। तो लिमिट इज नॉट पुटिंग और सब्सटीट्यूटिंग एनी वैल्यू, इट्स अबाउट अप्रोचिंग। इफ योर x वैल्यू इज अप्रोचिंग सम वैल्यू, इफ x वेरिएबल इज अप्रोचिंग सम वैल्यू, देन व्हाट इज दैट वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हिच योर फंक्शन इज अप्रोचिंग? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि x का वैल्यू कहीं पे अप्रोच कर रहा है तो कौन सा ऐसा वैल्यू है जो फंक्शन अप्रोच कर रहा हो उस वैल्यू को। ठीक है, so the question of limit of f of x as x tends to c does not take any note of the value of f of x for x is equal to c. The function may not be even defined for x is equal to c. Clear है? दूसरा रिमार्क आपको याद रखना है कि f of x is continuous at x is equal to c if limit f of x as x tends to c is equal to f of c. तो वो कंटिन्यूअस, देखिए लिमिट अगर आप निकाल रहे हो किसी भी फंक्शन का किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, सो लिमिट एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू सी, अगर ये मिल जा रहा है आपको एफ ऑफ सी के बराबर, तो आप बोल सकते हो कि जो फंक्शन है ना वो कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू सी। द लिमिट ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू सी इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ सी ऑफ द फंक्शन फॉर एक्स इज इक्वल टू सी। सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू सी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी. The limit of a continuous function f of x as x tends to c is equal to the value of f of c of the function for x is equal to c. Example देखो, जैसे यहाँ पे बोला लिमिट x square minus 1 by x minus 1 as x tends to 1, ये क्या होगा? जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। अच्छा क्या आ रहा है? 1 minus 1 0, 1 minus 1 0,
इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, LH रूल लगा दो, निकल जाएगा, डिफरेंशिएट करो, ऊपर नीचे निकाल लो, वैसा निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पे फंक्शन जो है ना 1 के लिए फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। अरे सुनो मित्रों, 1 के लिए फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जब भी आप 1 के लिए डाल रहे हो ना तो ये दुनिया खत्म हो जा रही है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, विच इज नॉट वैलिड। बट यहां पे मुझे ये पता है कि x² - 1 को तो मैं बाइफरकेट करके, फैक्टराइज करके तो लिख ही सकता हूं। सो x² - 1 कैन बी रिटन एज x - 1 इंटू x + 1। अब डिनोमिनेटर का x - 1 से न्यूमरेटर का x - 1 हो जाएगा कैंसिल। अब यहां पे आप इसको पुट करोगे तो आपको पता चल गया कि यहां पे ये चीज है। लेकिन ध्यान है कि यहां पे x की वैल्यू 1 नहीं है, x की वैल्यू 1 नहीं है, x की वैल्यू 1 अप्रोच कर रही है, अप्रोच कर रही है, और होने में बहुत फर्क है। अप्रोच 1 कर रही है मतलब x की वैल्यू हो सकती है 0.999999 या x की वैल्यू हो सकती है 1.000000, लेकिन x की वैल्यू कभी भी 1 एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो बस वही चीज निकालना है। तो लिमिट x + 1 एज x टेंड्स टू 1 फॉर x ग्रेटर देन 1, जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो x + 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी। सो x + 1 ग्रेटर देन 2। उसी तरह से फॉर x लेस देन 1, जब x 1 को पीछे से अप्रोच कर रहा हो तब x + 1 की वैल्यू लेस देन 2 होगी, ठीक है ना। कंबाइंडली क्या बोल सकते हैं हम लोग कि यस, लिमिट x + 1 व्हेन x टेंड्स टू 1 इज इक्वल टू 2। इसलिए है क्योंकि यहाँ पे x + 1 के जो वैल्यू है ना ये 2 से बड़ा है, और x + 1 की जो वैल्यू है ना ये 2 से छोटा है। तो 2 ही से बड़ा है, 2 ही से छोटा है, तो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू है 2। यहां पे गलती मत करना कि हाँ x = 1 पुट कर दिया 2 आ गया। अरे वो तो पता है, वो तो आता है, बट वो दैट इज नॉट टेक्निकली राइट। योर x वैल्यू इज नॉट 1, योर x वैल्यू इज वेरी क्लोज टू 1। इट कुड बी ग्रेटर देन 1, इट कुड बी लेस देन 1, बट नॉट एग्जैक्टली 1। सिंपली यू जस्ट हैव टू चेक कि मेरा जो वैल्यू है वो किसके करीब जा रहा है, कैसे अप्रोच कर रहा है। अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, आपका राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है तब आप बोल सकते हो कि हाँ उसकी वैल्यू सेम है। आए बात समझ में। अगला क्वेश्चन नोट देखिए, लिमिट f of x f plus gx when x tends to a, limit f minus gx when x tends to a, limit fg into x when x tends to a, limit f by g into x when x tends to a may exist even if neither of limit f of x when x tends to a and limit g of x when x tends to exists। इंपॉर्टेंट चीज है कि हो सकता है कि आप फंक्शन का एडिशन कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो या डिवीजन कर रहे हो, ये लिमिट आपके एग्जिस्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ये वाला लिमिट एग्जिस्ट नहीं भी कर रहा हो, ठीक है ना। इवन इफ नीदर ऑफ, हो सकता है कि ये एग्जिस्ट ना कर रहा हो, ये कर रहा हो सकता है कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, ये कर रहा हो सकता है कि दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हो सकता है कि दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हो, डजंट मैटर एट ऑल। आपका ये वाला एग्जिस्ट कर सकता है इवन इफ नीदर ऑफ दिस एंड दिस एग्जिस्ट। अगर इस दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, फिर भी आपके ये सारे जो ऑपरेशंस आपने अलजेब्रिक ऑपरेशंस लगाए हैं दे कैन एग्जिस्ट। एग्जांपल देखो, लेट f of x मान लेते हैं, कोई फंक्शन है f of x is equal to sin 1/x है, एंड g of x मान लेते हैं माइनस sin 1/x है when x is not equal to 0। ऑब्वियसली x को 0 नहीं होना है, क्योंकि ये 0 हो गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। डिनोमिनेटर इज नेवर अलाउड टू बी 0। सो देन क्लियरली लिमिट sin 1/x when x tends to 0 एंड लिमिट माइनस sin 1/x when x tends to 0 does not exist। मुझे पता है कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बट लिमिट f plus gx exist as x tends to 0 and is equal to 0। लेकिन दोनों को जब आप ऐड करोगे फंक्शन f plus g when x tends to 0 तो वो एग्जिस्ट करेगा और वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। दोनों को 0 बनेगा। f of x जैसे दोनों को ऐड करो, यहाँ पे क्या है f of x sin 1/x है, g of x माइनस sin 1/x, दोनों को ऐड करो तो ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, sin 1/x माइनस sin 1/x, मतलब एक कांस्टेंट फंक्शन 0 मिल गया। अब 0 पे कोई भी लिमिट अप्रोच करो तो 0 ही मिल रहा है, तो एग्जिस्ट तो कर रहा है ना भैया, एग्जिस्ट तो कर रहा है ना, कुछ भी मैथमेटिकली तो इनकरेक्ट नहीं है।
हालांकि ये दोनों इंडिविजुअली करेक्ट मतलब इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने ऐड कर दिया तब तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, और कांस्टेंट है तो जीरो है वैल्यू, एग्जिस्ट कर रहा है तो वैल्यू भी आ रही है उसमें। समझ में आया कि नहीं? वेरी गुड। अगला देखिए, थ्योरम है लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। लिमिट की जो वैल्यू होती है वो कभी भी एक से अधिक वैल्यू नहीं होती, वो यूनिक होती है हमेशा। लिमिट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा यूनिक होती है। लिमिट अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप निकाल रहे हो और वो एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी जो वैल्यू है सो दैट इज गोइंग टू बी यूनिक, वो चेंज नहीं होने वाली। दूसरा पॉइंट, इफ लिमिट एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल टू एल, मान लेते हैं कि लिमिट एफ ऑफ एक्स जब एक्स ए को अप्रोच कर रहा है तो उसकी वैल्यू है सपोज एल, देन लिमिट मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ एल। लिमिट अगर आपका लिमिट एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए अगर एल के बराबर है तो लिमिट मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स आप निकालोगे ना व्हेन एक्स टेंड्स टू ए तो मॉड ऑफ एल आएगा, उसकी मैग्नीट्यूड। तीसरा पॉइंट, इफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स है, फॉर जीरो इज लेस देन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, एंड लिमिट एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू लिमिट एच ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए, देन लिमिट g of x when x tends to a is equal to l। क्या कहने का तात्पर्य है कि if f of x less than equal to g of x less than equal to h of x, मैं मान लो कि आपका जो g of x है ना वो f of x और g of x के बीच में, f of x और h of x के बीच में कहीं है, साथ ही साथ आपको 0 is less than mod of x minus a is less than डेल्टा है। फिर से प्रॉब्लम हटाओ इसको। तीसरा बोल रहा है कि f ऑफ x लेस देन इक्वल टू g ऑफ x लेस देन इक्वल टू h ऑफ x अगर है, फॉर 0 इज लेस देन मॉड ऑफ x माइनस a लेस देन डेल्टा, देन उस केस में आप क्या बोल सकते हो कि लिमिट f ऑफ x व्हेन x टेंड्स टू a इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू लिमिट एच ऑफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए। मतलब इसका लिमिट सेम होगा और साथ ही साथ तो इसका लिमिट भी सेम होगा। तो अगर g ऑफ एक्स की वैल्यू f ऑफ एक्स और h ऑफ एक्स के बीच में है और इस दोनों का लिमिट आपका सेम है l, तो g ऑफ एक्स का भी जो लिमिट होगा वो भी l ही होगा। तो इस थ्योरम को बोला जाता है सैंडविच थ्योरम या फिर स्क्वीज थ्योरम। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आपको रियल एनालिसिस में भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, वहां से भी आप इजीली लिमिट, आप इजीली सीक्वेंस के लिमिट का आप इजीली स्क्वीज थ्योरम से आप निकाल सकते हो। स्क्वीज मतलब बीच में चिपका दिया ना, मतलब स्क्वीज कर दिया, सैंडविच कर दिया। तो ये चीज ध्यान रखना, इसका लिमिट अगर l है, इसका लिमिट अगर l है, मतलब इसका लिमिट l है, इसका लिमिट l है, तो इसका भी लिमिट l ही होगा। सो दैट इज कॉल्ड योर स्क्वीज थ्योरम और सैंडविच थ्योरम। अब देखो क्वेश्चन है लिमिट 2x प्लस 3 व्हेन x टेंड्स टू 1 इज इक्वल टू 5। अब देखो कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पे 1 पुट करो, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 5, मुझे पता है, लेकिन हमें पुट करना ही नहीं है। इफ वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1, तो इसका कहने का मतलब है कि हम मैथमेटिक्स के रूल को इनवैलिड कर रहे हैं। अरे भैया x टेंड्स टू 1 इज नॉट बराबर x इक्वल टू 1। x का मतलब नहीं है कि x की वैल्यू 1 पुट कर दो, नहीं, x की वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू या तो 1 से ज्यादा हो सकती है या तो 1 से कम हो सकती है, बट बेहद करीब। कहने का मतलब x की वैल्यू हो सकती है 0.9999999, या तो ऐसा हो सकता है कि x की वैल्यू हो जाए 1.00000, लेकिन x की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी। ये चीज आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो आपको सिखाया कैसे निकालते हैं लिमिट। f ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन करना होता है। f ऑफ x 2x प्लस 3 उठा लिया, l आपको पता है 5 है, तो इसको सिंप्लीफाई करो, इसको आपको x के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, ध्यान रहे। सो मॉड ऑफ 2x माइनस 2 लेस देन एप्सिलॉन, 2 इंटू मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन, मॉड ऑफ x माइनस 1 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो जब भी आप मॉड ऑफ x माइनस के टर्म्स में आप लिखते हो तो जो कुछ भी बचता है दैट इज नथिंग बट योर डेल्टा। तो जब आप कंपेयर करोगे तो एप्सिलॉन और डेल्टा के बीच में रिलेशन मिला, सो यहां से आप बोल सकते हो कि डेल्टा इज नथिंग बट एप्सिलॉन बाय 2। अब हालांकि क्योंकि आपको रिलेशन मिल चुका है तो जाहिर सी बात है, तो आप क्या बोल सकते हो कि यस लिमिट इज प्रूव्ड, सिंपल।
जब भी आपको एप्सिलॉन और डेल्टा के बीच में रिश्ता आपको पता चल जाए तब आप बोल सकते हो कि यस लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट करिए, प्रूव दैट लिमिट 3x - 4 व्हेन x टेंड्स टू 2 = 2 = l। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, फिर से वही करेंगे, mod of f of x minus l is less than epsilon। सो f of x के जगह पे 3x - 4, l के जगह पे 2 लिख दिया। सो mod of 3x - 4 minus 2 is less than epsilon। 3x - 6 less than epsilon, 3 into x - 2 is less than epsilon, mod of x - 2 less than epsilon by 3। यहाँ से फिर से आपको मिल गया डेल्टा की वैल्यू epsilon by 3। तो फिर से आप क्या बोल सकते हो कि यस इट इज फाइन, परफेक्टली ऑल राइट, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें यहाँ पे। तो डेल्टा को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 3। सो डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 3 है, तो क्या बोल सकते हो कि x की जो वैल्यू है वो 2 माइनस डेल्टा से 2 प्लस डेल्टा के बीच में एग्जिस्ट कर रहा होगा। सो यू कैन राइट 2 माइनस एप्सिलॉन बाई 3 इज लेस देन x लेस देन 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 3। सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा कोरस्पॉन्डिंग टू एप्सिलॉन सच दैट mod of f of x minus l is less than epsilon whenever mod of mod of x minus 2 is less than epsilon by 3 and hence proved। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। प्रूव करना है आपको कि f of x is equal to 5x plus 4 at x is equal to 2 is continuous। आपको ये शो करना है कि ये continuous है या नहीं। चलो देखते हैं। f of x आपके पास है 5x plus 4, f of 2 निकालोगे तो हो जाएगा 14। तो क्या करना होता है, mod of f of x minus f of 2 is less than epsilon। जब भी लिमिट फाइंड करना होता है, लिमिट शो करना होता है, तो क्या करते हैं, mod of f of x minus l is less than epsilon। जब भी कंटिन्यूटी आपको शो करना है तो क्या होता है, mod of f of x minus f of c, जहां पे भी आपको कंटिन्यूटी शो करनी होती है। तो यहाँ पे मुझे 2 पे शो करनी है, तो क्या करेंगे, mod of f of x minus f of 2 is less than epsilon। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, f of x के जगह पे 5x plus 4 है, f of 2 के जगह पे 14 है। सिंप्लीफाई करो तो 5x plus 4 minus 14 के जगह पे 5x minus 10 हो गया। 5 कॉमन ले लो, सो 5 into mod of x minus 2 is less than epsilon। mod of x minus 2 is less than epsilon by 5। यहाँ पे फिर से आपको डेल्टा मिल चुका है, डेल्टा इज इक्वल टू epsilon by 5। तो आप क्या बोल सकते हो, 2 minus epsilon by 5 is less than 2 minus epsilon by 5 is less than x less than 2 plus epsilon by 5। So there exists a delta is equal to epsilon by 5 corresponding to epsilon such that mod of f of x minus f of 2 is less than epsilon when mod of x minus 2 is less than epsilon by 5। Thus the function is continuous at x is equal to 2। कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं आपके, उसको आप प्लीज, रिक्वेस्ट है कि आप याद कर लीजिए। प्रूफ तो ऑब्वियसली जानते हो, लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए। लिमिट sin x by x when x tends to 0 is equal to 1 होता है, प्रोवाइडेड x जो है वो आपको रेडियंस में मेजर करने हैं। लिमिट tan x by x when x tends to 0 is equal to 1 होता है, प्रोवाइडेड x आपको रेडियंस में मेजर करने हैं। लिमिट 1 plus 1 by x whole power x when x tends to infinity, ये e होता है। ये सब आप जानते हो कैसे कैलकुलेट करते हैं, बच्चों वाली चीजें 11 12, तो रिकैप करिए और आप इसको अटैच कर लीजिएगा। ठीक है, बट ये सब सजेस्टेबल है कि इस स्टेज पे आपको ये सारे लिमिट्स आपको याद होने चाहिए। सो लिमिट ax minus 1 by x when x tends to 0 is equal to log a to the base e। लिमिट xn minus an by x minus a when x tends to a is equal to n into a to the power of n minus 1। और लिमिट 1 plus x whole to the power of 1 by x when x tends to 0 is equal to e। लिमिट e to the power of x minus 1 by x when x tends to 0 is equal to log e to the base e is equal to 1। समझ में आ गया, ये लिमिट आपका अच्छी तरह से निकालने जानते हो। कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट a if and only if लिमिट f of x when x tends to a plus is equal to f of a is equal to limit f of x as x tends to a minus। ये बचपन से सीखते आ रहे हैं कि किसी भी फंक्शन को किसी पॉइंट पे आपको कंटिन्यूअस शो करना है, तो आप शो कर दीजिए कि LHL बराबर RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो वही चीज किया, लिमिट f of x when x tends to a plus is equal to limit f of x when x tends to a minus is equal to f of a। अगर ये कंडीशन फुलफिल है तब हम बोल सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। कहां पे, at x is equal to a। If a function f of x is continuous at x a, then mod of f is also continuous at a naught। अगर कोई फंक्शन f of x कंटिन्यूअस है किसी एक पॉइंट पे, तो mod of f of फंक्शन जो है ना वो भी कंटिन्यूअस होगा a पॉइंट पे। ये फुल स्टॉप है, ठीक है। अब देखिए अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, जैसे अलजेब्रा ऑफ लिमिट सीखा आपने, उसी तरह से अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस होता है। So if functions f of x and g of x be continuous at a,
then f plus gx is continuous at a, f minus gx is continuous at a, c into f of x is continuous at a where c is a real number, f of x into g of x is continuous at a, f of x by g of x is continuous at a provided g of a is not equal to 0, and 1 by f of x is continuous at a provided f of a is not equal to 0. ठीक है, तो आप अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस याद रखेंगे कि अगर f of x और g of x कंटिन्यूअस फंक्शंस है तो उसका एडिशन, उसका सब्ट्रैक्शन, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन, दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट, दोनों फंक्शंस का डिवीजन या फंक्शन का रेसिप्रोकल, ये सब के सब आपके कंटिन्यूअस हो सकते हैं एट ए पे। और जो भी कुछ फंक्शंस है तो ऑब्वियसली ये तो बाय डिफॉल्ट आएंगे ही। डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस क्या है? A function which is not continuous at a point A is said to be discontinuous at that particular point. So f of x is discontinuous at C. इसका कहने का मतलब है कब? If f of x is not defined for x is equal to C. पहला कंडीशन तो ये कि फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइंड ही ना हो। दूसरा, लिमिट f of x when x tends to C does not exist. उसमें फंक्शन डिफाइंड ना हो सकता है लिमिट भी डिफाइंड ना हो। और तीसरा कि लिमिट f of x when x tends to C is not equal to f of C. इस तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड है, मतलब सफिशिएंट है कि वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए। अगर आपका फंक्शन डिफाइंड ही ना हो, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, और लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो फंक्शन के वैल्यू के बराबर ना हो, तभी हम बोल सकते हैं क्या? द फंक्शन इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अब टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, बहुत तरह का डिसकंटिन्यूटी होता है। एक होता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। कब बोलेंगे? लिमिट f of x when x tends to a एग्जिस्ट तो कर रहा है बट इज नॉट इक्वल टू f of a। आपका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन वो f of a के बराबर नहीं है, तो उस केस में आप बोल सकते हो कि फंक्शन इज सेड टू हैव, द फंक्शन इज the function is said to have a removable discontinuity at a. This type of discontinuity removable इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम उस discontinuity को हटा सकते हैं, so we can remove that. So they can be removed by redefining f of x, redefining education. So function को ही redefine जब हम कर देंगे ना तो उस discontinuity को हम लोग भगा सकते हैं, so that f of a becomes equal to limit f of x when x tends to a. कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ये सब चीज दिखा था ऑलरेडी, ठीक है ना, तो सिमिलर है वैसे। फिर दूसरा देखिए, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। सो अ फंक्शन f of x is said to have discontinuity of first kind at x is equal to a if both limit f of x as x tends to a plus and limit f of x as x tends to a minus exist but are not equal. एग्जिस्ट तो करता है बट इक्वल नहीं है। तो लिमिट जब एग्जिस्ट कर रहा हो और इक्वल नहीं हो तब उसको आप बोल सकते हो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। दूसरा, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड कब बोलेंगे? कि अ फंक्शन f of x हैज अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड फ्रॉम लेफ्ट और राइट अकॉर्डिंग एज लिमिट f of x as x tends to a माइनस और लिमिट f of x as x tends to a प्लस डज नॉट एग्जिस्ट। दोनों में से हो सकता है कोई एग्जिस्ट ना करे तो उसको डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड बोलेंगे, और फर्स्ट काइंड कब बोलेंगे? कि एग्जिस्ट तो कर रहा है बट इक्वल नहीं है, तो उसको फर्स्ट काइंड बोलेंगे, इसको सेकंड काइंड बोलेंगे। और रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी तो आपने सीख ही लिया। चौथा तरह का डिसकंटिन्यूटी होता है जिसको बोलते हैं मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। इफ अ फंक्शन हैज अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ सेकंड काइंड ऑन वन साइड of a and on the other side it may be continuous or may have a discontinuity of the first kind, then the function is said to have a mixed discontinuity. Mixed मतलब नाम से पता चल रहा है कि खिचड़ी टाइप का, कोई एक तरह का फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकता है कुछ और कंडीशन सेटिस्फाइड हो बट कुछ और हो, मतलब हॉच पॉच टाइप का, तो उसको बोला जाता है मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। फिफ्थ है आपके पास इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इफ ईदर लिमिट f of x as x tends to a plus या फिर लिमिट f of x as x tends to a minus is infinitely large, मतलब ये और ये की वैल्यू आप infinitely large जब हो जाए then the point A is said to be a point of infinite discontinuity. जब भी आप कैलकुलेट कर रहे हो लिमिट की वैल्यू और वो infinitely large हो तब उस केस में आप बोल सकते हो कि हाँ A पॉइंट पे जो ना फंक्शन A is said to be a point of infinite discontinuity. A point जो है ना that is a point of infinite discontinuity. That is a point of infinite discontinuity. बात आ गई समझ में? वेरी गुड।
आई होप आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ये लास्ट लेक्चर था आपका लिमिट और कंटिन्यूटी का। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में मूव ऑन करेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के बारे में। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, हल्का लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा, नोट्स बन रहे होंगे, आपके तैयारी चल रही होगी आपके अच्छे से, बूस्टअप रहिए, चार्ज। बहुत प्रेशर है कोर्स को कंप्लीट करने का, क्योंकि पता है मेरा भी रिसर्च वर्क था, मुझे भी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, मेरा भी अपना काम रहता है। आपकी तरह तो फुल प्रिपरेशन का टाइम नहीं है ना मेरे पास। आई एम एम्प्लॉयड, मैं रिसर्चर हूँ, साइंटिस्ट हूँ, तो मुझे अपना काम रहता है। तो ऐसा मत सोचिए कि सर फ्री में बैठे हुए हैं फोकट में और बना नहीं रहे। ना, मेरा भी अपना काम है ना, तो थोड़ा समझिए, भावनाओं को थोड़ा सा समझिए कि मैं अपने बिजी शेड्यूल से निकाल करके अपने लेक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वो जो कमिटमेंट आपको दिया हुआ है वो। ठीक है, कहते हैं ना कि मजबूरी में शुरुआत की थी ये वाला कोर्स, लेकिन मज़ा जब आने लगा है तो कंप्लीट करना आवश्यक है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।